हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नेक्स्ट क्लास में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप सब लोगों के लिए माइट भी नया होगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी डिजाइनिंग कुछ अलग होती है, जिसकी कंडीशंस कुछ अलग होती है, जिसका क्लासिफिकेशन कुछ अलग होता है। सर पता नहीं ये इंस्ट्रूमेंट हमने पहले कभी पढ़ा है या नहीं है, लेकिन सर आज हमको जरूर पता चल जाएगा। और आज हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे सर। और सर ये इंस्ट्रूमेंट सर बेसिकली क्या है, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम लोग रेडी हैं क्लास में जाने के लिए। तो चलिए सर हम लोग आ जाते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, ये आ गए सर हम लोग अपनी क्लास के अंदर। और आज हम लोग सर बात करेंगे सर किसके बारे में। देखिए आज हम लोग बात करेंगे सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हमारी चर्चा होगी सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सर ये क्या होता है, ये जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली होता क्या है सर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि सर इसका नाम बहुत ही सिंपल है। ये जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना सर, इसका नाम बहुत ही सिंपल है। नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है सर। ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये रिडम्पशन करवा सकते हैं। हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन करवा सकते हैं। बेसिकली समझिए कि कोई भी एक कंपनी है सर, और वो कंपनी ने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया सर, और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया सर, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक ऑप्शन मिल गया हमको। किस बात करने का ऑप्शन मिल गया, किस चीज का ऑप्शन मिल गया सर हमको, सर पुट ऑप्शन मिल गया। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमको क्या मिला सर, पुट ऑप्शन। और ये पुट ऑप्शन से क्या होगा, हम इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंपनी से कभी भी रिडीम करवा सकते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप लोग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप इतने साल बाद में हमारे यहाँ पर आकर पुट कर सकते हो, इतने दिनों बाद में हमारे यहाँ पे आके पुट कर सकते हो, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद में आप हमारे यहाँ पे आके पुट कर सकते हो, वापस रख सकते हो। सो बेसिकली क्या हो गया सर, यहाँ पर जो ऑप्शन होल्डर है ना सर, ऑप्शन जो होल्डर है यानी जिनके पास में ये इंस्ट्रूमेंट है सर, इस होल्डर के पास में एक राइट आ जाएगा सर, राइट आ जाएगा। और ये राइट किसका आएगा सर, राइट टू पुट या राइट टू रिडीम, है ना। इसे आप राइट टू रिडीम कहिए या इसे राइट टू पुट कहिए। इस चीज को हम कहते हैं सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सर हम लोगों ने अभी तक इक्विटी के बारे में डिस्कस किया सर, है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। ये सर इक्विटी और लायबिलिटी के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सर, है ना, ये इक्विटी और लायबिलिटी के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो बेसिकली हमने एक सिंपल उनकी डेफिनेशन के बारे में समझा कि सर इक्विटी क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है ना। तो आप सिर्फ उसी बेसिक डिस्कशन से अगर मैं आपको पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नेचर पूछूं, मतलब ये क्या है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप समझिए कि हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्वेस्टर के साथ में कि इन्वेस्टर कंपनी को फंड्स देगा, और जो वो फंड्स कंपनी को इन्वेस्टर दे रहा है उस फंड्स का वो रिडम्पशन करवा सकता है। उसके पास में पुट का अधिकार है, उसके पास में पुट ऑप्शन है, इसलिए उसे पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं, तो आपका कहना क्या होगा सर, आपका रिजल्ट क्या आएगा सर, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप क्या बोलेंगे। तो आपका सबका यही कहना होगा सर, यहाँ पे क्या हमारा ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है जब ये लोग हमारे पास में वो इंस्ट्रूमेंट को पुट करवाने के लिए आएंगे। अगर ये हमारे जो ऑप्शन होल्डर्स हैं सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, क्या इनको पैसा वापस लौटाने का हमको कोई ऑब्लिगेशन है क्या सर। जी सर बिल्कुल है, इनको सर पैसा वापस लौटाने का बिल्कुल ऑब्लिगेशन है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं सर कि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं सर ऑब्लिगेशन
टू डिलीवर कैश। ये है ना सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ये है। तो सिंस ये है तो ये तो हो गया सर आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसका मतलब सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आपका सर फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया सर, है ना? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपका क्या हो गया सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। जी हाँ सर, बिल्कुल सीधी बात है। अगर आप किसी को पुटेबल का अधिकार दे रहे हो, पुट करने का अधिकार दे रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो कि वो कभी भी आकर या आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी कॉन्ट्रैक्ट की उसके बेसिस पर आपके पास में आकर अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो पुट कर सकता है और पुट करने के बाद में आपसे पैसे ले सकता है उसके, तो वो तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। इसके आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं सर। क्या है सर? एक्सेप्शंस हैं, यानी इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई करने के एक्सेप्शंस हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि बिफोर यू क्लासिफाई पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज द फाइनेंशियल लायबिलिटी यू हैव टू एंश्योर व्हाट इंड AS 32 और व्हाट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द क्लासिफिकेशन। उस पर्टिकुलर गाइडेंस को आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा एंड देन वो गाइडेंस, वो कंडीशंस, वो नियम शर्त जो भी है अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर आप उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है सर? इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई नहीं करना। तो सर देखो अभी तक तो हमने आपने जो भी बताई थी बात वो हमको समझ में आ गई थी सर कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है ना वो बेसिकली क्या होती है सर? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। इस कॉन्ट्रैक्ट को तो देखकर ऐसा ही लगता है सर, है ना? ये बात हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के अलावा कुछ और हो सकता है। तो ठीक है सर, हम ये एक्सेप्शंस पढ़ते हैं सर, हम ये कंडीशंस पढ़ते हैं और ये कंडीशंस पढ़ने के बाद में मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या अब आप लोग मानने के लिए तैयार हैं कि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहना है? तो आइए हम लोग इस बात की जानकारी जुटाते हैं आज के हमारे इस सेशन से, जहां हम लोग सीखेंगे सर कि सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हमको और क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग सब आ जाइए सर पेज 12.30 पे, पेज 12.30 अपने मॉड्यूल के ऊपर, ठीक है? मॉड्यूल में पेज 12.30 आ जाइए, सब लोग आ जाइए। देखते हैं सर क्या होता है इसका, है ना? चलिए, ये जो 2.3.1 जो सब पॉइंट है, इस सब पॉइंट में आप सब लोग आ जाइए। देखो क्या कहता है सर? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन exception to the classification as financial liability for instruments settled in cash or another financial asset। इसका मतलब आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको सेटल करने के लिए या तो आप क्या दे रहे हैं सर? कैश दे रहे हैं, या उसको सेटल करने के लिए कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट दे रहे हैं, राइट? तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या क्लासिफाई करें सर? सर फाइनेंशियल लायबिलिटी मत करो, है ना? इसके एक्सेप्शन चेक करो। पहले आप एक्सेप्शन चेक करो। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? ऐसे बिना देखे बिना ही इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई ना करो सर, पहले एक्सेप्शन चेक करो। तो एक्सेप्शन चेक करते हैं सर, है ना? एक्सेप्शन चेक करते हैं और सर मैं आपको बता रहा हूं सर, ये एक्सेप्शन जो है ना सर, ये एक्सेप्शन जो है सर, ये हमारे पैरा नंबर 16A, 16B, 16C और 16D में दिए हुए हैं। इंड AS 32 के पैरा 16A, B, C, D में ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए जरा हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक सर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, पहली बात। दूसरा ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन, ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन। तो देखो सर दो चीजें हो गई, एक तो है सर आपका पुटेबल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा सर ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका पैसा वापस लौटाने की जिम्मेदारी जो है सर वो सिर्फ लिक्विडेशन पे आएगी, ठीक है ना? तो कुल मिला के दो बातों का अध्ययन, दो बातों की स्टडी हमको यहाँ पे करनी है सर। फर्स्ट पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको समझना है यहाँ पे, और सर दूसरा यहाँ पे क्या समझना है? इंस्ट्रूमेंट जो है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका रीपेमेंट हमको सर ओनली ऑन लिक्विडेशन करना है। इंस्ट्रूमेंट जिनका रीपेमेंट हमको सर कब करना है सर? ओनली ऑन लिक्विडेशन करना है। इस बात का ऑब्लिगेशन हमको है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब सर? लिक्विडेशन के अवसर पर, लिक्विडेशन के अवसर पर। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? ठीक है। इस चीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एक बताऊं आपको। इस चीज को हम एक मतलब ग्रुप नाम है इसका, वो ये है सर कि इंस्ट्रूमेंट्स
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स entitled to PSNA only on liquidation, मतलब ये भी हम इसे कहते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एंटाइटल हैं सर PSNA। सर ये क्या लिख दिया आपने, PSNA क्या होता है सर, PSNA क्या होता है, तो आज मैं आपको बताता हूं सर ये PSNA का मतलब भी क्या होता है और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे सर। तो देखो सर PSNA के बारे में बता देता हूं मैं आपको, पहले PSNA क्या होता है तो आप समझ लीजिए सर। PSNA का मतलब होता है सर प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। PSNA का सर मतलब होता है सर प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। हाँ जी, नेट एसेट्स में प्रोपोर्शनेट शेयर, लेट्स से कि आपके पास कंपनी के 20% इक्विटी शेयर्स हैं, तो कंपनी के नेट एसेट्स में आपका कितना हिस्सा है सर, 20% है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, उस चीज को हम कहते हैं सर प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में हमेशा अकाउंट्स में आज के बाद क्या कहेंगे सर, PSNA, शेयर ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, तो कुल मिला के हमको यहां पर दो चीजें पढ़नी है सर, एक तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, एक वो इंस्ट्रूमेंट जिनका लौटाने की जिम्मेदारी, जिनका ऑब्लिगेशन जो है सर हमको सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन पे आएगा और वो भी PSNA बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी पढ़ाई चालू कर देते हैं। ये देखिए, ये कहता है सर, दो एग्जांपल इसने बताया सर आपको यहाँ पे। एक तो सर बताया सर म्यूचुअल फंड के यूनिट ट्रस्ट का, म्यूचुअल फंड के यूनिट ट्रस्ट का एग्जांपल बताया है आपने, और एक यहाँ पर इसने जो मॉड्यूल है वहां पे उन्होंने बताया कि सर लिमिटेड लाइफ एंटिटीज लाइक स्पेशल पर्पस व्हीकल, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना सर, ये इनकी लॉन्ग गोइंग कंसर्न नहीं होते ना ये ज्यादा। जैसे मान लो कि कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई टोल का प्रोजेक्ट है, एक ना एक दिन तो समाप्त हो जाएगा ना, और जब वो समाप्त हो जाएगा तो वो एंटिटी भी क्या हो जाएगी सर, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, खाली टोल को क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी, रोड को क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी, ब्रिज को क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी, वो एंटिटी भी सर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी एंटिटीज को हम कहते हैं सर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है एंड देन फिर वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों में से किसी ने भी सर कोई कभी म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग वगैरह करी है क्या? आप लोगों में से किसी ने भी कोई म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करी है? सर कोई दिक्कत नहीं, अगर करी है तो भी ठीक है सर, नहीं करी है सर तो भी ठीक है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने करी है सर तो भी बहुत बढ़िया बात, नहीं करी है तो भी बहुत बढ़िया बात। यहां पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और वो बात क्या है सर, लेट्स से ये म्यूचुअल फंड है सर, ये है सर आपका म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट है। अरे भाई, ये है सर म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट। ओके, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग, कि यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। म्यूचुअल फंड में आपने कभी पता लगाया, म्यूचुअल फंड में जो सर इनकी कैपिटल जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग कहते हैं सर यूनिट कैपिटल। म्यूचुअल फंड में जो कैपिटल होती है ना सर, उसे हम लोग यूनिट कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर लोग, यूनिट कैपिटल। ठीक है, तो अब ये जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट कैपिटल है, बेसिकली बहुत सारे आपने आईपीसीसी में, अगर आप लोग इंटर पास करके आए हैं, है ना, तो आपने डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग पढ़ी होगी न्यू सिलेबस में, अगर आपने आईपीसीसी दिया है, दैट इज द इंटरमीडिएट। लेकिन अगर ओल्ड सिलेबस से आए हैं तो आपने म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग शायद नहीं पढ़ी होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग, पब्लिक जो है सर इन्वेस्ट करती है, और ये जो पब्लिक का जो पैसा होता है ना सर, पब्लिक का जो मनी होता है ना, ये पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का जो ये मनी है ना, ये सारा का सारा मनी इस म्यूचुअल फंड में आ जाता है। और म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपने यूनिट होल्डर्स को, ये बेसिकली कौन है सर, ये है सर म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स, ये है सर म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स। और म्यूचुअल फंड अपने यूनिट होल्डर्स को क्या करता है सर,
यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे कंपनी के अंदर हम कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो पैसे के बदले जो हमको रसीद मिलती है उसे हम कहते हैं शेयर। उसे हम क्या कहते हैं? शेयर। हमने कंपनी में पैसा लगाया, पैसे के बदले हमको क्या मिला सर? वो सर्टिफिकेट मिला सर, शेयर का सर्टिफिकेट मिला। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाओगे सर तो आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर बना दिया जाएगा, और आप जब यूनिट होल्डर बन जाएंगे तो आपके पास में म्यूचुअल फंड का वो यूनिट का हक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गए आपके यूनिट होल्डर्स। अच्छा, आपको अगर पता हो या अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, ये यूनिट होल्डर्स के पास में आपको पता है क्या राइट होता है? ये कभी भी कंपनी से, ये कभी भी का मतलब लिटरली सही मैं बोल रहा हूं, कभी भी मतलब कभी भी कंपनी से पीएसएनए बेसिस पर अपने यूनिट रिडीम करवा सकते हैं। अपने यूनिट क्या करवा सकते हैं? यूनिट रिडीम करवा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो आप सब लोग? मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं आपको? यूनिट होल्डर्स है ना, पीएसएनए बेसिस पर अपने यूनिट को सर रिडीम करवा सकते हैं। यूनिट का रिडीम कराने का मतलब सीधी सी बात है, मैं इतने यूनिट कंपनी में पुट कर दूंगा और कंपनी मुझे क्या करेगी? म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है वो मुझे क्या करेगी सर? पैसा दे देगी। वो मुझे क्या करेगी सर? पैसा दे देगी। और मेरी बात को समझ लेना, म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास में एएमसी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई कंपनी नहीं होती है, मैं बता देता हूं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है सर, और म्यूचुअल फंड पे कोई इंडेक्स नहीं लगते। ठीक है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप लोग। म्यूचुअल फंड तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो होता है ट्रस्ट के रूप में फॉर्म, और ट्रस्ट तो आप जानते ही है ना, ट्रस्ट के ऊपर इंडेक्स नहीं लगते। याद कीजिए हमारी इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी वाली क्लासेस जहां पे मैंने आपको म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बारे में कुछ बताया था। इंडेक्स लगते हैं इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे, समझ रहे हो ना। ये ट्रस्ट एक एंटिटी इनकॉर्पोरेट करता है जिसका नाम होता है एएमसी ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, है ना। तो ये कंपनी आपकी पूरी यूनिट को मैनेज करती है। अब देखो, म्यूचुअल फंड के पास में बहुत सारा पैसा आ गया, है ना, गांव जनता के पास से बहुत सारा यूनिट कैपिटल आ गया। अब ये म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है पता आपको? यही म्यूचुअल फंड इस पैसे से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ डेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, कुछ बॉन्ड्स में करेगा, जहां पे भी करना चाहे ये करेगा भाई, ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाकर यूनिट कैपिटल की वर्थ जो है वो बढ़ाता रहेगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा ये, क्योंकि ये यूनिट होल्डर पैसा कमाना नहीं जानते, इसलिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है ना। अगर आपको नॉलेज है कि कहां कितना पैसा स्टॉक का इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप खुद ही कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालते हो, है ना। तो भाई सीधी बात है, ये म्यूचुअल फंड क्या करता है सर? ये म्यूचुअल फंड ऐसे ही कुछ जो लोग जिनको पता नहीं है, जिनके पास में पैसा बहुत सारा है लेकिन उनको पता नहीं सर पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं सर? म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करता है? उनका सदुपयोग करता है, उस फंड का सदुपयोग करता है और बहुत सारे जगह पर उसको इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद में सर क्या होता है सर? इन्वेस्ट करने के बाद में ये जो इनको रिटर्न मिलती है ना, ये रिटर्न से इस कंपनी की नेट एसेट्स बढ़ती जाती है, नेट यूनिट कैपिटल जो है, नेट वर्थ जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इतनी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि सर यूनिट होल्डर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को ये कह सकता है कि आई जस्ट वांटेड टू सेल माय यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप सब लोग, है ना। ये यूनिट होल्डर जो है सर, लेट्स से कि ये यूनिट होल्डर का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए कभी भी कह सकता है, मान लो ये मिस्टर ए है सर, और ये मिस्टर ए कभी भी कह सकता है कि सर मुझे मेरा पैसा वापस दीजिए, आई जस्ट वांटेड टू रिडीम माय यूनिट्स। और सर ये रिडम्पशन कैसे होगा सर? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट से, यानी कंपनी में आपके यूनिट का जितना शेयर है ना उतना पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा और आप अपना यूनिट निकालकर वापस अपने गांव जा सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात आप सब लोग? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या ये राइट खाली मिस्टर ए को है या सारे यूनिट होल्डर्स को है? क्या ये आप अपने दिमाग में सोचेंगे जरा, क्या ये राइट सिर्फ मिस्टर ए को है या सारे के सारे यूनिट होल्डर्स को है सर? मिस्टर ए को भी है सर, मिस्टर बी को भी होगा, सी को भी होगा, डी ई जितने भी यूनिट होल्डर्स होंगे ना सर, सबको ऐसा राइट होगा। और सर जब सबको ऐसा राइट होगा ना सर, जब सबको ऐसा राइट होगा तो सुनिए, ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है इसके तो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड की जो कंपनी दिखाई मैंने आपको,
इसके सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपने यूनिट को पुट कर सकते हैं, जो अपनी यूनिट को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और जिस दिन ये लोग मान लो पुट करने आ गए, तो आपका ऑब्लिगेशन है, आपका क्या है सर, ऑब्लिगेशन है। क्या है सर, टू डिलीवर कैश या फिर दूसरा कोई फाइनेंशियल एसेट दीजिए, ये आपका ऑब्लिगेशन है सर। तो ऐसा तो सर सारे ही यूनिट होल्डर के साथ में है। दैट मीन सर म्यूचुअल फंड में तो सर यूनिट कैपिटल के अलावा तो कोई दूसरी कैपिटल ही नहीं होती है। तो इसका मतलब सर म्यूचुअल फंड की जो यूनिट कैपिटल है, क्या म्यूचुअल फंड की सारी यूनिट कैपिटल को मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई कर दूं? और फिर देखना क्या होगा सर, अगर सारी यूनिट को मैं सर लायबिलिटी क्लासिफाई कर दूंगा तो सर बिना इक्विटी की कोई बैलेंस शीट देखी है आपने? अरे सर बिना इक्विटी की कोई बैलेंस शीट देखिए किसी भी बिजनेस की, कि उस बिजनेस में इक्विटी ही नहीं है और डेट के साथ में पूरा काम चल रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? अरे सर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये स्टैंडर्ड ने ऐसी बातों पर विचार किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऐसी बातों पर विचार किया सर कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सर ऐसी कंडीशन में हमें पढ़ना चाहिए 16ABCD, उसका ज्ञान लीजिए पहले आप लोग, एंड देन फिर पता लगाइए कि ये यूनिट कैपिटल आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या नहीं, है ना? ये यूनिट कैपिटल आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये जो 16ABCD है ना सर, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश करेंगे, ये वाली बातें आप सब लोग पढ़ लेना। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही है सर। पुटेबल का मतलब क्या, कि पुट कर देना, राइट टू डिमांड योर शेयर ऑफ कैश इन द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो ये आप पढ़ लेना। ओके, ये सिर्फ जनरल बातें हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पर सीधा पॉइंट 1 पे, ठीक है? ये सारी बातें आप सब लोग पढ़ लेना। यही बातें मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन करी है, ये सारी बातें आप सब लोग रीड करेंगे, बिल्कुल रीड करेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं सर 16ABCD पैरा पे, और जहां हम लोग सीखेंगे सर कि कहीं वो कंडीशन मीट हो जाए तो क्यों ना हम उसे सर क्या बना दे सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी की बजाय कुछ और। तो देखिए सर ये 16ABCD हमें क्या कहती है, देखिए कहता है सर इट एंटाइटल्स, 16A का जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है सर, इट एंटाइटल्स द होल्डर टू अ प्रोरेटा शेयर ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स। इसी चीज को हम लोग ना शॉर्ट में, हम लोग अकाउंट्स में आजकल ये पॉपुलर टर्म चल रहा है सर, PSNA, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, प्रोरेटा शेयर ऑफ द इक्विटीज नेट एसेट्स। इतना बड़ा ना बोल के हम क्या बोलेंगे सर, PSNA, ठीक है ना, PSNA। in the event of the entities liquidation, यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना सर, जब कंपनी का क्या होता है सर, लिक्विडेशन होता है, तो सर PSNA बेसिस पे अगर आप कोई चीज दे रहे हो तो वो चीज आपकी क्या होती है सर, लायबिलिटी नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है सर, सारे एसेट्स का पैसा मिलने के बाद सारी लायबिलिटीज का हमने पेमेंट कर दिया, सारी एसेट्स का पैसा मिलने के बाद सारी लायबिलिटीज का हमने पेमेंट कर दिया। अब जो बच गया वो किसका है सर, इक्विटी का है। तो सारे इक्विटी वाले PSNA बेसिस पर तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। तो देखो क्या कह रहा है सर, इन अदर वर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट एंटाइटल इट्स होल्डर टू अ हायर और लोअर शेयर ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन। यानी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है ना जो सिर्फ और सिर्फ PSNA बेसिस के ऊपर ही रिडीम होते हैं, और ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो वो चीजें आपकी सर कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकती, वो चीजें आपकी कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकती है सर। जैसे कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया, इसका रिडम्पशन सिर्फ लिक्विडेशन पे हो सकता है लेट से, या फिर मान लीजिए लिक्विडेशन के पहले हो सकता है, बिफोर लिक्विडेशन,
बट सर होगा पीएसएनए, होगा कैसे सर? ऑलवेज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट बेसिस के ऊपर होगा, ऑलवेज सर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट बेसिस के ऊपर होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सारा का सारा जो है आपका प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, अगर आपको जो पेमेंट मिलने वाला है ना सर, ये हमेशा आपका सर इक्विटी ही कहलाएगा। ये हमेशा क्या कहलाएगा? इक्विटी, क्योंकि इसमें लायबिलिटी के गुण ही नहीं है। यस, माइट भी हो सकता है ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन है क्या सर? वो प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स है ना। वो क्या है सर? प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, ज्यादा ना कम, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, द लॉजिक बिहाइंड दिस रिक्वायरमेंट इज दैट एंटाइटलमेंट टू अ प्रो राटा शेयर ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स ऑन लिक्विडेशन इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी। हमने इक्विटी की परिभाषा पढ़ी है ना सर, उसमें रेजिडुअल इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा है ना सर हमने? बिल्कुल पढ़ा है सर। रेजिडुअल इंटरेस्ट के अधिकारी सब लोग कौन है सर? इक्विटी वाले ही तो है ना। भले ही चाहे मैंने इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग कैसे ही क्यों ना करी हो, कंपनी के नेट एसेट में हिस्सेदारी रखने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कंपनी के नेट एसेट्स में हिस्सेदारी रखने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, ऐसी कंडीशन को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि वो क्या है, क्या है। समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग? तो ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे, पहले कंडीशन पढ़ते हैं सर सारी की सारी, है ना। कंडीशंस पढ़ते हैं, अदरवाइज कंडीशन का फ्लो हमारा टूट जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो क्या है सर, ये कहता है सर इट इज इन द क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, that is in the present form it has no priority over other claims to the entity's assets on liquidation. Entity will need to assume liquidation on date of classification. ठीक है। अब देखो भाई, एक तो ये बात आप अंडरलाइन करो, और एक जो मैंने अभी यहां पे बताई ना बात बिफोर, इस बात में थोड़ी सी कोरिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इश्यू किए हैं जिनका ऑब्लिगेशन लिक्विडेशन पे पीएसएनए देना है, लेकिन सर बिफोर भी अगर आपको पहले भी है ना, लिक्विडेशन जरूरी नहीं कि कंपनी का लिक्विडेशन हो तो ही पीएसएनए, अगर आपको लिक्विडेशन के पहले भी अगर पीएसएनए देने का ऑब्लिगेशन आ रहा है, किसका ऑब्लिगेशन आ रहा है सर? पीएसएनए देने का ऑब्लिगेशन आ रहा है, तो भी सर वो आपका इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है। म्यूचुअल फंड इसका एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सर, जिनसे इंस्टीट्यूट ने भी हमारे मॉड्यूल में शुरुआत करी है। मॉड्यूल में बताया कि सर म्यूचुअल फंड बेसिकली पीएसएनए ही क्लेम करवाता है अपने यूनिट होल्डर को। तो इसका मतलब मेरी बात को सुनना, जरूरी नहीं लिक्विडेशन हो, है ना, जरूरी नहीं लिक्विडेशन हो। लिक्विडेशन होगा तब भी ठीक है, और लिक्विडेशन नहीं होगा सर तभी भी ठीक है। समझ रहे मेरी बात सब? देखिए, जब लिक्विडेशन पे आपका कोई ऑब्लिगेशन आता है ना सर, तो वो पुटेबल थोड़ी ना है, वो तो कंपनी ही उनका रिडम्पशन करेगी। लेकिन सर जो ऑब्लिगेशन बिफोर, यानी आपने ऑप्शन दिया है, बाय वे ऑफ ऑप्शन ये अधिकार आपके पास आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसे हम कहते हैं सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी आपने ही होल्डर्स को अधिकार दे दिया कि वो आके पुट करा के चले जाए। तो सेकंड कंडीशन में ये क्या कह रहा है, देखो जरा। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि लेट्स से कि ये कोई एंटिटी है और इस कंपनी के अंदर ये है सर इक्विटी शेयर्स 1। ये क्या है सर? इक्विटी शेयर्स 1। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अब मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं सर, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब सर ये इक्विटी है या फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये बात तो आप बताना मुझे, मैं सिर्फ आपको खाली कंडीशन बता रहा हूं। पीएफआई है सर, इस कंपनी ने पीएफआई इश्यू कर रखे हैं। लेट्स से कि ये जो कंपनी है सर हमारी, इस कंपनी का नाम है सर लेट्स से जिनेश लिमिटेड। जिनेश हमारा एक स्टूडेंट है, जिनेश लिमिटेड, ठीक है, जो हमें इस समय क्लास में देख भी रहा होगा। देखो जिनेश, देखो जिनेश क्या है, जिनेश लिमिटेड की ये कंपनी है, और ये जिनेश लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं, और दूसरा क्या है सर? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आप सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सुनो जरा, कि सर ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, ये जो इक्विटी शेयर है सर, ये तो इक्विटी है, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, आपने खुद ने ही बता दिया इक्विटी शेयर्स है। सर पीएफआई इक्विटी होंगे या फाइनेंशियल लायबिलिटी होंगे? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैंने इश्यू कर रखे हैं जनता को कि जनता आके पुट कर अपना पैसा लेकर जा सकती है।
तो मैं क्या इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलूं? देखिए सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि ये पीएफआई मोस्ट सबऑर्डिनेट हैं। अरे सर मोस्ट सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एकदम इक्विटी शेयर के जस्ट बाद में, है ना, इक्विटी के जस्ट बाद में उनके जैसे सर एकदम मोस्ट सब, सॉरी स्पेलिंग की गलती हो गई सर, मोस्ट सबऑर्डिनेट, मोस्ट सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, इक्विटी के बाद में जस्ट इनका ही नंबर है देखो। लेकिन बस ऐसा है कि ये पीएफआई वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ना सर, इक्विटी का तो देखो रिडम्पशन होना नहीं, इक्विटी का तो सर रिडम्पशन होना नहीं है, इक्विटी का रिडम्पशन हो नहीं सकता। तो अगर सर इक्विटी का रिडम्पशन हो नहीं सकता है तो आप मुझे एक बात बताइए सर, जब इक्विटी का रिडम्पशन नहीं हो सकता तो सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो क्या इनका रिडम्पशन होगा? अरे भाई इनका रिडम्पशन नहीं, इनके पास तो ऑप्शन है, ये तो जब आएंगे तब देना ही पड़ेगा इनको। तो जब अपन इनको देंगे ना सर, जब पैसा देंगे तो सर पीएसएन ही देंगे, और कुछ नहीं मिलेगा इनको, ना ज्यादा ना कम, ओनली द रेजिडुअल इंटरेस्ट। मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन के दिन ही कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, इस लाइन को बड़ी ध्यान से समझिए, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही प्यारी लाइन है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है ना, कितना बढ़िया लिखता है मॉड्यूल वाला, एंटिटी विल नीड टू अज्यूम लिक्विडेशन ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंटिटी को डेट ऑफ क्लासिफिकेशन वाले दिन क्या होता है, लिक्विडेशन अज्यूम करना है। मान लो आपको आज इसको क्लासिफाई करना है तो आप आज इसे क्या देंगे, क्या देंगे आज इसे आप पीएसएनए देंगे ना। तो अगर आप इसे पीएसएनए देंगे और ये आपका मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट है, राइट, इक्विटी शेयर के एकदम जैसा है, तो फिर बाद में सर ये जो पीएफआई है ना कतई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हो सकता, ये आपका कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा सर, ये भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा, ये भी आपका क्या माना जाएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो सर जिनेस लिमिटेड के पीएफआई जो इशू किए हुए हैं वो सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया आप सब लोगों को? हाँ जी सर, ठीक है, इलस्ट्रेशन बाद में करेंगे, पहले अपने लोग थर्ड इसकी कंडीशन जो है सर वो पढ़ते हैं सर। इसके अंदर दो फीचर्स हैं सर, ए और बी, ए और बी, और सर ये क्या है सर ए और बी, देखिएगा जरा, देखो देखो देखो, ये कहता है सर इन केस ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास हैव आइडेंटिकल फीचर्स। सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो फीचर्स हैं, जो रिटर्न्स हैं, जो राइट्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए सर, ठीक है। कैसे सर, कैसे? देखो कहता है फॉर एग्जाम्पल दे मस्ट ऑल बी पुटेबल एंड द फॉर्मूला और अदर मेथड यूज टू कैलकुलेट द रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस इज द सेम फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन दैट क्लास। सर समझ में नहीं आया? चलो देखो अभी समझ में आता है। ये देखो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना देसी स्टाइल वाली, उसमें सब चीजें समझ में आती है। देखो सर इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब देखिए सर पीएफआई 1 और पीएफआई 2, ओके, पीएफआई 1 और पीएफआई 2। अब मैं आपको ये क्वेश्चन, ये बातें समझाने के पहले ही सिर्फ काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। सोचना आप लोग, मुझे आंसर देने की कोशिश करना आप भी कि सर पीएफआई 1, 2 और इक्विटी शेयर कैपिटल सर क्या क्या है, आपको क्लासिफाई करना है सर। क्लासिफाई, ये पूरा स्टैंडर्ड क्या है सर, इंड एस 32, IAS 32 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पूरा क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड है सर। यहाँ पे वैल्यूज के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम लोग, वैल्यूज के बारे में बात करेंगे सर IFRS 9, दैट इज इंड एस 109, ठीक है। सो सिर्फ फोकस होना चाहिए क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है सर, और ये हो गया सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 1 और पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 1 पीएफआई 1, पीएफआई 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो नेट एसेट्स का 20% लेकर जाएंगे घर पे। ऐसा मान लो मैं क्वेश्चन बना दिया मैंने कि वो लोग नेट एसेट्स का 20% घर पे लेकर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप सब लोग? जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, है ना। सो पीएफआई 1 का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो नेट एसेट का 20% घर पे लेके जाएंगे। लेकिन सर इनका इंस्ट्रूमेंट 20% नहीं है, मतलब इन्होंने कंपनी के अंदर सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन इनको रिटर्न कितना दिया जा रहा है सर, 20%। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पीएफआई 2 के बारे में मैं बताता हूं आपको। पीएफआई 2 जो है सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2, इसका सर सेकंड प्रायोरिटी है। इसको पैसा कैसे मिलेगा सर, सेकंड प्रायोरिटी पे मिलेगा।
और ये मिलेगा सर कैसे, ये मिलेगा सर PSNA बेसिस के ऊपर। ये कैसे मिलेगा सर, PSNA बेसिस के ऊपर। तो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ऐसी कंडीशन में ना ये कोई भी पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके इक्विटी नहीं कहलाएंगे, आपके इक्विटी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि किसी को PSNA नहीं मिला है, किसी को भी PSNA नहीं मिला है। अरे बताओ कैसे, देखो बताता हूं, समझते बड़ी लेट हो आप लोग। देखो देखो जरा देखो, सपोज करो इस कंपनी का नेट एसेट्स, इस कंपनी का सर नेट एसेट्स लेट से 1 लाख है सर। कितना है, 1 लाख। तो सर ये 1 लाख जो नेट एसेट्स है ना, यही डिवाइड होने चाहिए सर, एक तो इक्विटी में, एक PFI 1 में, और एक सर PFI 2 में, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2। यही तीनों में उनके प्रोपोर्शन में बंटना चाहिए। लेकिन सर देखो हो क्या रहा है, देखो सर हो क्या रहा है, PFI 2 जो है ना सर, उसका हिस्सा तो खाली 15% था, लेकिन आपने इसे 20 क्यों दे दिया? इसका मतलब कोई ना कोई मिनिमम गारंटी है PFI 1 को, कोई ना कोई प्रायोरिटी दे रखी है आपने PFI 1 को। देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे जब आप इनमें भेदभाव कर दोगे। और जैसे ही आपने इनमें भेदभाव किया सर, PFI 1 को जो PSNA नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सर PFI 2 को भी PSNA कहां से मिल रहा है? देखिए 1 लाख में से सर क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 लाख में से आपका सर 20% PFI 1 ले गया, तो सर जो बचा वो PSNA थोड़ी ना बचा है ना, जो बचा है हमारे पास में वो सर PFI 2 का हिस्सा नहीं बच पाएगा, PSNA बेसिस पर नहीं बच पाएगा, बिकॉज आपने सर PFI 1 को इस तरीके से इश्यू कर दिया है जो सर PFI 2 के आपके रिटर्न अमाउंट को हैम्पर कर रहा है। PFI 2 के सर जो पेबैक अमाउंट है उसको सर थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली सो इस वे से, इस नियम से, इस पर्टिकुलर बात से आपको ये बात समझ में आई होगी सर, क्या बात समझ में आई होगी सर, कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के पास में सर आइडेंटिकल फीचर्स और राइट होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? आइडेंटिकल फीचर्स और राइट होने चाहिए, है ना। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक ही फॉर्मूला होना चाहिए रीपेमेंट का। देखो रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस जो है ना, सब इंस्ट्रूमेंट के, उस क्लास के सारे इंस्ट्रूमेंट की जो रिडम्पशन जो मेथड है ना सर, वो एक जैसी होनी चाहिए। भेदभाव करते ही सर ये कंडीशन वायोलेट हो जाएगी और फिर बाद में वो पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके PSNA एंटाइटल्ड नहीं माने जाएंगे। और PSNA यानी जो रेजिडुअल इंटरेस्ट नहीं ले रहा सर, रेजिडुअल इंटरेस्ट जो नहीं ले रहा वो सर कहां आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर? देखिए आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर क्या कहता है। इन कॉन्ट्रास्ट है ना, उससे अलग, टू द अबव, इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इंपोज ऑन द एंटिटी एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर प्रो राटा शेयर ऑफ नेट एसेट्स ओनली ऑन लिक्विडेशन, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन पर ही मिलेगा। All financial instruments in the most subordinate class have such identical contractual obligation. तो देखो सीधी बात है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास में सर अगर लिक्विडेशन के अवसर पर है ना, इन द इवेंट ऑफ सर लिक्विडेशन, आपको सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को PSNA देना है सर, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स देना है ना, ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। क्या कह रहा है सर? देखिए वापस पढ़िए। इन कॉन्ट्रास्ट टू द अबव, इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इंपोज ऑन द एंटिटी एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर प्रो राटा शेयर ऑफ नेट एसेट्स ओनली ऑन लिक्विडेशन, ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास हैव सच आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो सर सीधी बात है सर, जिसको लिक्विडेशन पर ही पैसा मिलेगा तो सर सारे के सारी कैटेगरीज को एक जैसे ही पैसा मिलने वाला है ना सर। यानी सपोज कीजिए, मान लीजिए आज इस कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके, मान लीजिए इस कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है सर। ये जो भी कंपनी है ना हमने यहां पे लिखी सर, ये जो कंपनी जो मैंने यहां पे लिखी है ये कंपनी है सर। मान लीजिए ये कंपनी है सर, ये कंपनी का नाम क्या है सर?
ये कंपनी का नाम है विदित लिमिटेड। विदित भी हमारा एक स्टूडेंट है। अब आज से क्या करेंगे, हम सारे स्टूडेंट्स के नाम लेना चालू करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। रैंडमली जिस दिन स्टूडेंट के नाम याद आएंगे सबके नाम लिखते जाएंगे हम लोग। तो देखो विदित लिमिटेड जो है सर, उसके पास में ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो, उस बैलेंस शीट की डेट समझो लिक्विडेशन वाली है। तो इसका मतलब मैं लिक्विडेशन पे सबको पैसा बराबर ही दूंगा ना, क्या तो मेरा इक्विटी, क्या पीएफआई 1, क्या पीएफआई 2, सबको मैं क्या करूंगा भाई, बराबर पैसे दूंगा, जिसका जितना हक बनता है ना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो ऐसी कंडीशन में सर सारे के सारे अपने आप ही मोस्ट सबऑर्डिनेट और आइडेंटिकल राइट वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। यही बात यहां पे मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। समझ गए आप सब लोग, समझ गए ना आप सब लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो है सर, अब देखिए सर, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या कहना चाहता है सर, फोर्थ कंडीशन जो है सर वो क्या कहना चाहता है, देखो, इन केस ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द इशुअर, जैसे कि हमारे अभी के एग्जांपल में ये जो विदित लिमिटेड है ना, विदित लिमिटेड ने ये जो पीएफआई इशू कर रखे हैं, ये पीएफआई तो सर क्या हो गए सर, खराब हो गए, क्योंकि आइडेंटिकल राइट्स नहीं है। तो ना तो सर पीएफआई 1 आपका क्या है सर, इक्विटी, और ना ही पीएफआई 2 आपका इक्विटी है सर, क्योंकि दोनों को ही रेजिडुअल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, दोनों को ही रेजिडुअल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन सर ऊपर वाले एग्जांपल में चलते हैं जिनेश के पास में, तो सर ये जो जिनेश लिमिटेड की बैलेंस आपको मैं बैलेंस शीट जो मैं आपको बता रहा था सर, ये जिनेश लिमिटेड वाली बैलेंस शीट में जो पीएफआई है ना सर, इनको पीएसए नहीं मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है सर, पीएसए, और ये आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट जो जिनेश ने इशू किए हैं, इस पर जिनेश का ऑब्लिगेशन क्या है सर, बताइए, इस पर जिनेश का ऑब्लिगेशन क्या है? इस पर जिनेश का ऑब्लिगेशन है इन्हें सिर्फ वापस परचेज कर लेना और पीएसएनए बेसिस पर पैसा लौटा देना, इसके अलावा मेरा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी नो अदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो सर द इश्यूअर टू रीपरचेज और रिडीम द इंस्ट्रूमेंट फॉर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, मेरे को रीपरचेज करना है या रिडीम करना है उनको, लेकिन सर इसके अलावा मेरा कोई दूसरा कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है सर, मेरा कोई दूसरा कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। किस बात के लिए सर, या तो कोई कैश देने के लिए या कोई वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स देयर आर नो अदर फीचर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कुड सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी सर पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि आपका एक ऑब्लिगेशन था सर, आपका एक क्या था सर, आपका एक ऑब्लिगेशन था, आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि इनको हमको कैश देना है। तो खाली इनके रिडम्पशन के अलावा आपका और तो कोई दूसरा ऑब्लिगेशन नहीं है ना सर, सिर्फ ये रिडम्पशन वाला ऑब्लिगेशन है बिकॉज ऑफ दिस पुट ऑप्शन, तो चल रहा है, वो तो बात समझ में आ रही है हम लोगों को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस पुट ऑप्शन आपका और कोई दूसरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, इनको किसी भी प्रकार का और अतिरिक्त एडिशनल कैश या फिर कोई भी आपका फाइनेंशियल एसेट दूसरा देने का। समझ गए आप सब लोग? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। आते हैं हम लोग सर पॉइंट नंबर 5 में, वापस आते हैं सर हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट 5 हमें क्या कहता है सर, कहता है इन केस ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू द इंस्ट्रूमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड सब्सटैंशियली ऑन द प्रॉफिट लॉस, चेंज इन रिकॉग्नाइज्ड नेट एसेट्स और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड नेट एसेट्स of the entity over the life of the instrument excluding any effects of the instrument। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि ओवर द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ, ओवर द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ ऑफ पीएफआई, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ होगा ना सर, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ जो है सर, इस कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ में उनको सिर्फ और सिर्फ सर पीएसएनए मिलना चाहिए,
चाहे आज भी लो t इक्वल्स टू 0 पे, चाहे t इक्वल्स टू 1 पे, चाहे t इक्वल्स टू 2 पे, या t इक्वल्स टू n पे। तो इनका क्या होता है सर, आपको पता है 0 के ऊपर जो आपके नेट एसेट्स होंगे वो डेफिनेटली t1 से कम होंगे, t2 से भी कम होंगे और tn से भी कम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो नेट एसेट में ग्रोथ हो रही है ना, इनका भी शेयर इनको मिलता रहेगा अगर ये t इक्वल्स टू n पे अपनी यूनिट्स को रिडीम करवाते हैं, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिडीम कराते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देख रहे हैं ना आप सब लोग, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो आप सब लोग यहां पे समझ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है सर, ये इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लो जो है ना सर, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ये बेस्ड होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर सर, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भले ही चाहे आज या आज के 1 साल बाद या 1 साल से 2 साल बाद पैसा इनको नेट एसेट्स के शेयर के ऊपर मिलेगा। ऑब्वियसली नेट एसेट ग्रो हो जाती है, गोइंग कंसर्न बिजनेस में नेट एसेट ग्रो हो जाती है, लॉस वाले बिजनेस में नेट एसेट्स आपकी इरोड भी हो सकती है, तो आपको पैसा कम भी मिल सकता है। इसीलिए दोनों चीजें लिखी है ना, प्रॉफिट और लॉस, और चेंज का मतलब सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो कह रहा सर लास्ट में, इन अदर वर्ड्स if the cash flows are attributable to any factors other than 3 listed above, for example an index, the putable instrument will fail the equity classification। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप समझ लेना, अपने दिमाग में उतार लेना। नेट एसेट्स के शेयर के अलावा कुछ भी दे रहे हो, महंगाई बढ़ गई तो इंडेक्सेशन कर दिया नेट एसेट्स के अंदर, ठीक है, नेट एसेट्स में कोई मैनिपुलेशन कर दिया, अपने आप ही कोई परसेंटेज का ग्रोथ लगा दिया आपने अदर देन जो आपके अकाउंट्स में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सीधी बात है, अरे आप लोग इतना घुमाओ फिराओ बिल्कुल भी नहीं, सीधा इतना सोचो, अकाउंट्स की नेट एसेट्स कैसे मिलेगी सर, अकाउंट्स की बुक्स देखकर, बुक्स ऑफ अकाउंट की जो नेट एसेट्स है उसका शेयर निकाल लो, उतना पैसा मिल रहा है तब तो ठीक है। उसके बियॉन्ड ऊपर नीचे जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, बर्दाश्त नहीं है सर, बर्दाश्त नहीं होगा। और वो फिर बाद में फिर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उसकी कैटेगरी चेंज करवा देगा, वो फिर वो लाइबिलिटी बना देगा, है ना। ये तो 16A, B, C, D ये सारे मिलकर आपके क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऐसे पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनको कंपनी ने इश्यू कर रखा है और कंपनी उसे लाइबिलिटी बनाने से रोकना चाहता है, लेकिन रोकेगा कब, जब 16A, B, C, D सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी सर, बस उसमें यही है कि सर 16A तो सर जो है ना पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए है, 16C और D सर किसके लिए है सर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विडेशन में PSNA लेके जाते हैं, सिर्फ लिक्विडेशन में, ठीक है। अच्छा सर 6 पॉइंट क्या है सर, 6 पॉइंट बताइए। 6 पॉइंट कहता है सर, द इश्यूअर मस्ट हैव नो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इश्यूअर दैट मीन्स, अभी मान लो एक ईश्वर का और नाम लेते हैं अपने लोग, जैसे लेट्स से सिमरन, सिमरन भी हमारे स्टूडेंट है, सिमरन लिमिटेड, ठीक है। सो सिमरन लिमिटेड जो है, सिमरन के पास में, सिमरन की बैलेंस शीट में सर, सिमरन की बैलेंस शीट में ना मैं आपको बताता हूं क्या है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है एक, और सर लेट्स से पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, दिस इज पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 एंड दिस इज पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नंबर 2, ओके। फिर से मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम गारंटी कितना है सर, जब भी ये जाएगा इसको PSNA का 30% दिया जाएगा, जबकि इसका नेट एसेट्स में 30% शेयर नहीं है, नेट एसेट्स में लेट्स से इसका 10% ही शेयर है, लेकिन इसको दिया कितना जा रहा है सर, 30%। तो मैंने क्या किया सर, द इश्यूअर मस्ट हैव नो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास में और कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, यानी मेरे पास में PFI 1 है, मेरे पास में PFI 2 है। अब इनके क्लासिफिकेशन के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि 1 और 2 में क्या है ऐसा, कहीं ये मोस्ट सबऑर्डिनेट है कि नहीं। तो ऐसे आपको कैसे पता चलेगा, ये कह रहा है कि सर आपका जो कैश फ्लो है ना, सेम टर्म्स में आना चाहिए जो 5 में डिफाइन की गई है। और 5 में कैश फ्लो कैसे डिफाइन किया गया है सर, PSNA, 5 पॉइंट में कैश फ्लो डिफाइन किया गया है सर, वो PSNA है सर, ठीक है ना। तो आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर दिया जिससे कैश फ्लो जो है सर वो PSNA जो है ना वो नहीं रहा। द इफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियली रेस्ट्रिक्टिंग और फिक्सिंग द रेजिडुअल रिटर्न टू द पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर। तो मैंने क्या किया सर, अब जो मेरे जो PFI 2 बच गए सर, PFI जो मेरे 2 बच गए, तो मैंने तो क्या किया सर,
कुछ इनके रिटर्न्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ना सर, और पीएफआई 1 के भी रिटर्न्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, दैट इज 30%, मतलब 30% ही मिलेगा। ये सारे मैन्युपुलेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दीज थिंग्स आर मैन्युपुलेशन फॉर द क्लासिफिकेशन। और अगर ऐसी चीजें आपकी हो रही है ना, ऐसी चीजें आपकी हो रही है कि जहां आप अपने कैश फ्लो को चेंज करवा लेते हो अदर देन पीएसएनए, जहां आप अपने कैश फ्लो को चेंज करवा लेते हो सर अदर देन पीएसएनए, वहीं उसका क्लासिफिकेशन बिगड़ जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन इक्विटी ना होकर क्या हो जाएगा सर, लायबिलिटी। सिंपल सी बात है सर, हर कंडीशन का फोकस एक ही चीज पे है सर, रेजिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी की परिभाषा याद कीजिए, इक्विटी की परिभाषा क्या थी सर, रेजिडुअल इंटरेस्ट। बस पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको ये मान लेना है, जिस दिन भी पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पैसा दे रहे हो वो दिन लिक्विडेशन है सर, और उस दिन लिक्विडेशन समझकर ही उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। हम लोग क्लासिफिकेशन वैसे ही कर रहे हैं कि सर हम कंपनी के बचे कुछ इंटरेस्ट में ही उसको पैसा दे रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। अब देखो ये यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताएगा हमको, ये कहता है सर इंटेंट बिहाइंड दिस एंटी अब्यूज क्लाउज is to ensure that the putable instruments are not artificially structured to satisfy condition 1 to 5 above। 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक ऊपर जितनी भी कंडीशंस है ना, वो कई बार सेटिस्फाई हो जाती है रियल लाइफ के अंदर। 1 to 5 वाली आपकी सारी की सारी कंडीशन जो है सर कई बार सेटिस्फाई हो जाती है सर। और ये जो 1 से 5 की जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो देखो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया चीज है, दिस इज एन एंटी अब्यूज क्लाउज। और ये हमें क्या कह रहा है सर कि एंड एट द सेम टाइम द होल्डर ऑफ दैट पुटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो होल्ड्स अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और हैज एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द इश्यूअर हुज कैश फ्लोज इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट और फिक्स द रिटर्न ऑन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी कंडीशन में ये 6 क्लॉज के एप्लीकेबिलिटी से सर वो चीज पीएफआई सर फिर बाद में नेगेट कर देगी इक्विटी क्लासिफिकेशन। आपको मैं यहां पर मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं सर। और देखो यहां पे मैं ले चलता हूं आपको थोड़े ब्लैंक स्पेस में जहां हमारे पास जगह होगी लिखने के लिए। तो देखो सर मेरे पास सर लेट्स से कि मैं यहां पे अपने स्टूडेंट्स का ही नाम लेते हैं, लेट्स से कि ये है सर कपिल लिमिटेड, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल होगा सर ये हमारा, ये है सर कपिल लिमिटेड। ओके सर कपिल लिमिटेड में क्या है ना सर, कपिल लिमिटेड के पास में बहुत सारे इक्विटी शेयर कैपिटल है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल में बहुत अमाउंट है सर, लेट्स से ₹1 लाख। और सर इसके पास में एक पीएफआई है, इसके पास में एक सर पीएफआई है जिसकी वैल्यू है सर लेट्स से ₹50,000। ओके और एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर, एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कपिल लिमिटेड के पास में, कपिल लिमिटेड के पास में एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पुटेबल तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। देखो कंडीशन क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सपोज करो कि कपिल ने, ये 20,000 की वैल्यू वाले हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान लो हमारे जो कपिल लिमिटेड है ना उसने सर विवेक लिमिटेड को इश्यू कर रखे हैं। किसको इश्यू कर रखे हैं सर, विवेक लिमिटेड को, है ना। ये सब लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे मेरा कांटेक्ट होते रहता है बार बार में, तो नाम स्टूडेंट के नाम से ही कंपनियां ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कपिल लिमिटेड की बैलेंस शीट है यहाँ पर, और कपिल लिमिटेड के नीचे आपके पास में आपको बताता हूं कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विवेक लिमिटेड के पास में है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विवेक को इश्यू किया गया है, और विवेक ने कपिल के साथ में देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, विवेक ने कपिल के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। देखना सुनना, विवेक ने क्या कहा है कि जब लिक्विडेशन होगा ना, जब लिक्विडेशन होगा, और आपको एक और बात बता रहा हूं मैं, ये पीएफआई 1 भी सपोज करो विवेक को इश्यू किया गया है, तब ये और भी अच्छा बनेगा क्वेश्चन। पीएफआई 1 भी सर विवेक को इश्यू किया गया है, और एक दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो भी विवेक को इश्यू किया गया है। विवेक लिमिटेड देखो क्या दिमाग लगा रहे हैं, अभी बहुत ध्यान से समझना, ऐसा स्ट्रक्चरिंग होगा ना कि दिमाग हिल जाएगा। देखो विवेक लिमिटेड जो है उसका जब लिक्विडेशन होगा ना सर, विवेक लिमिटेड सॉरी कपिल लिमिटेड का लिक्विडेशन होगा,
जब कपिल लिमिटेड का मान लो लिक्विडेशन होगा तो विवेक क्या कहेगा, सर मुझे लिक्विडेशन पर ठीक है मिनिमम एग्जिट वैल्यू जो है, मुझे लिक्विडेशन पर मिनिमम एग्जिट वैल्यू जो है ना वो लेट्स से कितना चाहिए, 35,000 चाहिए, 35,000 चाहिए, ऐसा विवेक लिमिटेड ने कपिल को कहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक बात बताऊं आपको क्या होगा, ऐसी कंडीशन में सर ये जो पीएफआई आप जो देख रहे हो ना, ये पीएफआई जो आप देख रहे हो ये विवेक के पास है। अब विवेक ने एक स्मार्ट गेम प्ले किया, क्योंकि ये पीएफआई 1 का तो उसको पीएसएनए बेसिस पर ही वैसा चाहिए, है ना। ये पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का तो वो कह रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसका पैसा प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट दे दो। लेकिन कपिल ने विवेक को एक ऐसा दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया जिसकी वजह से सर अब इसको 35 देना पड़ रहा है ना मेरे को। तो जब मेरे को ये एक्स्ट्रा जो 15,000 मुझे को यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से सर इसका पीएसएनए कभी बनेगा ही नहीं। जो हमने एक बार पहले अभी आज के ही क्लास में एक एग्जांपल और किया था कि अगर आपने कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया है या दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने उसी पार्टी को इशू कर दिया है, इससे क्या होता है ना कि लोग वो 1 से लेकर 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा देते हैं। पीएफआई 1 और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो पीएफआई 1 जो है सर वो इक्विटी ही है, लेकिन ये पीएफआई 1 के होल्डर्स को आपने एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी और इशू कर रखा है जिससे कि बहुत ध्यान से सुनना, जिससे कि अपने आप ही पीएफआई 1 पीएसएनए नहीं होगा। क्योंकि सर ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये इशू कर रखा है विवेक लिमिटेड को, इसमें आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैश फ्लो में मैनिपुलेशन कर रहे हो सर, कोई ना कोई कैश फ्लो के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हो, राइट। और ये जो कैश फ्लो में आपका जो मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो आप इसे तो क्या कह दोगे सर, चलो ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानने के लिए आप तैयार हो। लेकिन आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपका सवाल आएगा सर व्हाट अबाउट ये वाला ब्लॉक। तो सर ये वाले ब्लॉक में सर ये तो इक्विटी है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सर अगर इसकी बात करें सर तो सर ये पीएफआई 1 भी है ना सर, ये जो पीएफआई 1 देख रहे हो ना, ये भी आपका इक्विटी क्लासिफाई नहीं हो पाएगा, ये इक्विटी क्लासिफाई नहीं हो पाएगा। इसी चीज को कहते हैं हम लोग एंटी अब्यूज। इंडस्ट्री में लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था सर, इंडस्ट्री में लोगों ने ऐसा स्टार्ट कर दिया था प्रेजेंटेशन करना। देखिए वापस पढ़ता हूं, द इंटेंट बिहाइंड दिस एंटी अब्यूज clause is to ensure that portable instruments are not artificially structured। कहीं आपने मैनिपुलेशन तो नहीं कर दिया ना सर, आपने आर्टिफिशियली बंडलिंग तो नहीं कर दी उनकी, ठीक है। इसलिए 1 से 5 तक आपकी सारी की सारी कंडीशन उनकी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम द होल्डर ऑफ दैट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो होल्ड्स, यानी विवेक के पास में सर पीएफआई 1 भी है और विवेक के पास में सर एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और हैज एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द इशूअर, या उसके पास में ऐसा कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है एंटिटी के साथ में, हुज कैश फ्लो इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट, उसकी वजह से वो कैश फ्लो इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट और फिक्स हो जाते हैं टू द रिटर्न ऑफ द पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई बात आप सब लोगों को। तो ये थी सर हमारी वो कंडीशंस जो इक्विटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी का निर्धारण करती है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ना, काफी इंटरेस्टिंग एरिया है, राइट। आई होप आप सबको ये बातें जो है सर समझ में आ गई होगी, आपको बातें सर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाउएवर अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बात नीचे क्लैरिफिकेशन में और भी कह रहा है सर, यहां पे ग्रीन जोन है सर। However, another financial instrument held by or another contract entered into by the holder of portable instrument in its capacity as non owner of a portable instrument does not affect the classification of the portable instrument। कहने का मतलब ये जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सर वो सेपरेट कमर्शियल टर्म्स पे होना चाहिए, वो एक पीएफआई के रिटर्न को फिक्स या मैनिपुलेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
तो सर क्लासिफिकेशन आपका नॉर्मल रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई प्लानिंग कर ली है सर, स्ट्रक्चरिंग कर ली है, तो यहां पकड़े जाएंगे आप। यहां पकड़े जाते ही वो आपका क्या हो जाएगा सर, इक्विटी की जगह फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। इक्विटी की जगह सर क्या बन जाएगा, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। जैसे कि अब अपने लोग इलस्ट्रेशंस की शुरुआत यहीं से करते हैं सर, है ना, इलस्ट्रेशंस की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सब लोग क्या करेंगे सर, इन्हीं पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इलस्ट्रेशंस जितने भी हैं सर, वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तब तक आप सब लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एंड इन पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सारी कंडीशन को एक बार वापस पढ़ के रखिए। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है।